नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कोई ना कोई घटना ऐसी है जो अमिट छाप छोड़ जाती है और उसी को बताते हुए हमारा ये पूरा कार्यक्रम आधारित है, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। आज के दिन एक ऐसी त्रासदी हुई थी जिसने भोपाल के अंदर एक अमिट छाप छोड़ दी। इस घटना को, जो कि साल 1984 को घटी थी, क्या है इस घटना में ऐसा जिसने उस वक्त 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। आइए एक नज़र डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 3 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज साल 1984 को हुए भीषण गैस त्रासदी को 37 साल पूरे हो गए। हर साल 3 दिसंबर को गैस कांड की बरसी होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर आज एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दुनिया की भीषणतम त्रासदी में शामिल भोपाल गैस कांड 2 और 3 दिसंबर को साल 1984 की दरमियानी रात को भोपाल के जेपी नगर कारखाने में हुआ था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोगों ने अनेक तरह की शारीरिक अपांगता से लेकर अंधेपन का भी इस गैस में शिकार हो गए, जो आज भी बरकरार है। इसके लक्षण आज भी वहां मौजूद हैं। त्रासदी की मार झेल रहे अब भी कई लोग जो उचित मुआवजे और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। गैस पीड़ितों में सबसे बुरी हालत उन महिलाओं की है जिन्होंने अपने पति को इस त्रासदी में खोया है। जहां कई महिलाओं को विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए की राशि मिलती है, तो बहुत सी ऐसी भी महिलाएं हैं जो अब तक इससे भोपाल गैस त्रासदी, जिसे आज पूरे 37 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इससे जूझ रहे लोग पुनर्वास और मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। आखिर कब जागेगी सरकार? चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा एक ऐसी शख्सियत से जुड़ा है जिनका राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है और इसके अलावा जिन्होंने गांधी जी के तमाम आज़ादी के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन साल 1884 को उस शख्सियत का जन्म हुआ था। आइए नज़र डालते हैं आखिर कौन है वो शख्सियत जिन्होंने इतिहास के पन्नों पे एक अमिट छाप छोड़ दी। नजर डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर साल 1884 को बिहार के भोजपुर क्षेत्र में जिरादेई नाम के गांव में हुआ था। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदानों को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन किया है। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों से सबसे छोटे थे। महादेव सहाय फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी मां और बड़े भाई से बेहद ही लगाव था। राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पाया और उन्हें 30 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। उस वक्त साल 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनके शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और माननीय प्रफुल्ल चंद्र रॉय शामिल थे। बाद में उन्होंने विज्ञान से हटकर कला के क्षेत्र में एमए और कानून में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। इसी बीच साल 1905 में वो अपने बड़े भाई महेंद्र के कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। सतीश चंद्र मुखर्जी और बहन निवेदिता की ओर से संचालित डॉन सोसाइटी से भी उनका जुड़ाव रहा। भारतीय राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन ने
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काफ़ी प्रभावित किया। गांधी जी बिहार के चंपारण जिले के तथ्य खोजने के मिशन पर थे। तब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने के लिए कहा। गांधी जी ने जो समर्पण, विश्वास और साहस का प्रदर्शन किया, उससे राजेंद्र प्रसाद काफी प्रभावित हुए। गांधी जी के प्रभाव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दृष्टिकोण ही बदल गया। उन्होंने अपने जीवन को साधारण बनाने के लिए अपने सेवकों की संख्या कम कर दी। उन्होंने अपने दैनिक कामकाज जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना खुद ही शुरू कर दिया। वो पहले दूसरों से इन सभी कामों को करवाया करते थे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वो आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। उन्होंने असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साल 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार भी किया गया। 15 जनवरी साल 1934 का वो दौर जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल में थे। जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद धन जुटाने और राहत कार्यों में लग गए। वायसराय की तरफ से भी इस आपदा के लिए धन एकत्रित किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने तब तक 30,80,000 राशि उस वक्त एकत्रित कर ली थी और वायसराय इस राशि का केवल 1/3 ही हिस्सा उस वक्त जुटा पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त उनका प्रभाव लोगों के बीच कितना था। राहत का कार्य किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक कौशल और उनकी योग्यताओं को साबित किया। इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया। उन्हें साल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। जुलाई 1946 को जब संविधान सभा को भारत के संविधान के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई, उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज़ादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने काफी सूझबूझ से किया और दूसरों के लिए भी एक नई मिसाल कायम की। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मित्रता बढ़ाने के इरादे से कई देशों का दौरा किया और नए रिश्ते भी स्थापित किए। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल तक उन्होंने काम किया। साल 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त के बाद अपने जीवन के कुछ महीने बाद उन्होंने पटना के सदाकम आश्रम में अपना समय व्यतीत किया। 28 फरवरी साल 1963 का वो दिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दुनिया को अलविदा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतिहास की वो शख्सियत है जिन्होंने कई बार जेल यात्राओं का सामना किया और तब भी वो हार नहीं मानी। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे तमाम आंदोलन में गांधी जी के साथ एक अहम भूमिका निभाई। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि दिव्यांगों से जुड़ा है। आज के दिन दिव्यांगों के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहल की गई थी। महासभा की तरफ से ये पहल की गई थी। आखिर क्या है ये पहल, चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। आज विश्व दिव्यांग दिवस है, जो कि हर साल वैश्विक स्तर पर 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हर साल इस दिन दिव्यांगों के विकास, उनके कल्याण के लिए योजनाओं, समाज में उन्हें बराबरी के अवसर मुहैया कराने पर विचार विमर्श किया जाता है। हर साल दुनिया के तमाम देशों में 3 दिसंबर को दिव्यांगों के उत्थान, उनके स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने साल 1981 में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1983 से 92 को दिव्यांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की थी। फिर इसे साल 1992 से 3 दिसंबर को हर साल वैश्विक स्तर पर दिव्यांग दिवस घोषित कर दिया गया। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
यूनाइटेड नेशंस में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कन्वेंशन 2006 में विश्व दिव्यांग दिवस, जिसे आज मनाया जाता है पूरे वैश्विक स्तर पर, इसकी शुरुआत हुई थी साल 1992 को। इसका मकसद दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना और लोगों का उनके प्रति नजरिया बदलना है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।